अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसमें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स आता है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस, इनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्विकली के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हम किसको कहते हैं। इसकी दो मेन टाइप्स हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और क्रॉन्स। इन दोनों में फ़र्क ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ जो बड़ी आंत है वो मुतासर होती है और रेक्टम से स्टार्ट होती है और ये बड़ी आंत के मुख्तलिफ हिस्सों को इफ़ेक्ट करके ऊपर की तरफ जाती है और इसमें अल्सर्स बन जाते हैं आंत के अंदरूनी हिस्से में। जबकि जो क्रॉन्स डिजीज़ है वो उसमें बड़ी आंत भी मुतासर हो सकती है और छोटी आंत भी मुतासर हो सकती है। इन दोनों डिजीज़ के जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें डायरिया इंसान को हो सकता है, स्टूल में पखाने में ब्लड आ सकता है, स्टूल पास करते हुए डिस्वारी हो सकती है, इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट होती है, यानी कि स्टूल पास किया लेकिन फिर भी ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे स्टूल प्रॉपरली पास नहीं हो सका, पस या म्यूकस आ रहा होता है स्टूल के अंदर। और इनका जो डायग्नोसिस है उसमें कॉलोनोस्कोपी की जाती है, जिससे कि एक जो कैमरा है या एक स्कोप है पास की जाती है रेक्टम के थ्रू आंत की अंदरूनी दीवार देखने के लिए कि क्या उसके ऊपर रेडनेस या अल्सर तो नहीं बने हुए। और कॉलोनोस्कोपी के साथ ही बायोप्सी के सैंपल लिए जाते हैं, यानी कि आंत के कुछ टिश्यूज लिए जाते हैं ये देखने के लिए कि जो इन्फ्लेमेशन है या सोजिश है उसकी असल वजह क्या है। अब ये जानने के लिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की कौन कौन सी टाइप्स है, अगर हम सबसे पहले ये वाली तस्वीर देखें तो बड़ी आंत के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे नीचे एनस, फिर रेक्टम, सिग्माइड कॉलन, सिग्माइड फ्लेक्चर, डिसेंडिंग कॉलन लेफ्ट स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ट्रांसवर्स कॉलन राइट हेपेटिक फ्लेक्चर, असेंडिंग कॉलन सीसम एंड अपेंडिक्स। और अगर हम अब ये वाली तस्वीर देखें तो प्रोक्टाइटिस जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की टाइप है उसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा मुतासर होता है, यानी कि एनस, रेक्टम और साथ थोड़ा सा ये वाला पोर्शन मुतासर है सिग्मॉइड कॉलन का। उसके बाद प्रोक्टोसिग्मॉइडेटिस में सिग्मॉइड कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन का कुछ हिस्सा ये सारा इन्वॉल्व है। इस तरीके से डिस्टल कोलाइटिस या डिसेंडिंग कॉलन का कोलाइटिस या लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस जिसको हम कहते हैं, इसमें डिसेंडिंग कॉलन पूरी इन्वॉल्व हो जाती है नीचे तक। फिर एक्सटेंसिव कोलाइटिस में जो ट्रांसवर्स कॉलन है वो भी इन्वॉल्व होगी और पेनकोलाइटिस में सारी आंत जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो ये तो वो एरिया हो गया जो कि एक आंत का इन्वॉल्व हो सकता है किसी भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की टाइप में। और उस पर्टिकुलर एरिया में डिजीज़ किस नौयत की है, कितनी सख्त है, वो डिटरमिन की जाती है इंटेंसिटी से, जो कि या माइल्ड होगी। माइल्ड का मतलब है कि हल्की टाइप है, मॉडरेट का मतलब है कि दरमियानी टाइप की है और सवीर का मतलब है सख्त टाइप की है। और इस इंटेंसिटी की बुनियाद पे जो सिम्टम्स हैं वो हर एक के वेरी करते हैं। हो सकता है किसी को सिर्फ प्रोक्टाइटिस हो लेकिन उसको सवियर हो साथ, तो वो प्रोक्टाइटिस उसको काफ़ी ज़्यादा तंग करेगा, काफ़ी ज़्यादा उसकी तकलीफ़ रहेगी, तकलीफ दह हालत रहेगी। लेकिन हो सकता है कि किसी को डिस्टल कोलाइटिस हो और वो माइल्ड टाइप का हो, तो वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके बारे में जो डिफरेंट टाइप्स हैं और इनका डायग्नोसिस बताया गया है, जिसमें क्लिनिकल फीचर्स में आ जाता है कि रेक्टल ब्लीडिंग हो रही होती है, रेक्टम से खून आ रहा होता है, अर्जेंसी होती है, डायरिया हो रहा होता है, टेनिसमस हो रहा होता है, यानी कि जो स्टूल है क्रैम्प पड़ता है लेकिन स्टूल पास नहीं हो पाता, ऐसे लगता है जैसे स्टूल सही बाहर नहीं आ रहा। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वेट लॉस हो रहा होता है। फिर एंडोस्कोपिक फीचर्स में जो है, यानी जब कॉलोनोस्कोपी की जाती है तो उसमें एरिथीमा नज़र आता है, यानी रेडनेस नज़र आती है
और वैस्कुलर पैटर्न नज़र आता है, लॉस ऑफ वैस्कुलर पैटर्न, जिस तरह हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैस्कुलर पैटर्न है, रगों का एक पैटर्न है, वो लॉस हो चुका है और रेडनेस हुई हुई है। इस तरह एरोजन्स हो जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे एरोजन्स पड़ी हुई हैं, अल्सरेशंस हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है। तो ये वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि एक कॉलोनोस्कोपी की रिपोर्ट के ऊपर लिखी हुई होती हैं। और फिर बाज़ रिपोर्ट्स में एक स्कोर होता है कि जो है किस टाइप की जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है या इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें स्कोर 1 में डिक्रीज वैस्कुलर पैटर्न, माइल्ड फ्राइबिलिटी, फिर स्कोर 2 आ गया हमारे पास, जिसमें जो है वो एरिथेमा जो है वो वाज़ेह नज़र आ रहा है और वैस्कुलर पैटर्न हट गया है, एरोजन्स हो रही हैं, और फिर स्कोर 3 में ब्लीडिंग हो रही है और अल्सरेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये डिफरेंट जो है हमारे पास इसके डायग्नोसिस और क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। अगर हम क्रॉन्स डिजीज़ की बात करें तो जिस तरह हमने पहले देखा, क्रॉन्स डिजीज़ जो है वो मुंह से लेके एनस तक किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है। मुंह से लेके एनस तक किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो क्रॉन्स हैं वो डेवलप होती है जो छोटी आंत का आखिरी हिस्सा है वहाँ पर, और बड़ी आंत में। तो ज़्यादा जो है ये वो वहाँ पे डेवलप होती है क्रॉन डिजीज़। अब अगर हम आईबीडी और आईबीएस की बात करें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आईबीडी में कंपैरिजन अगर हम देखें, तो दोनों में इंसान की जो बाउल हैबिट्स हैं वो चेंज होती हैं। दोनों में बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और दोनों में इंसान को जो कुछ अरसे के लिए फ्लेयर अप हो सकता है, यानी तबीयत इंसान की ख़राब हो सकती है, और उसके बाद कुछ अरसे के लिए इंसान दोबारा रिमिशन में जा सकता है, यानी तबीयत बेहतर हो सकती है। तो अक्सर जो है जो आईबीडी और आईबीएस है, दोनों को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज किया जाता है। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं जिनका कि आईबीडी डायग्नोज नहीं हो पाता समहाउ, कि उनकी जो इन्फ्लेमेशन है वो उस लेवल की नहीं होती कॉलोनोस्कोपी के दौरान, या उससे, या वैसे उनका जनरली इन्फ्लेमेशन का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है उनकी इंटेस्टाइन में। तो उस केस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनकी बीमारी को एज एन आईबीएस डायग्नोज कर देते हैं। और आईबीएस में नॉर्मली जो ब्लीडिंग है वो नहीं होती है, अगर वो ब्लीडिंग हो रही है तो फिर उसको हम आईबीडी कहेंगे। और ये बात एक फैक्ट है कि आईबीएस में भी जो तबीयत ख़राब होने की अंडरलाइंग रीज़न होती है, उसका इन्फ्लेमेशन से या आंतों की सोजिश से एक ताल्लुक है, जिस तरह कि आप इस रिसर्च पेपर में देख सकते हैं। तो क्योंकि उसमें अंडरलाइंग रीजन इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसलिए आईबीएस को भी हम उन्हीं तरीक़ों से ट्रीट कर सकते हैं जिन तरीक़ों से कि हम आईबीडी को, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स को हम ट्रीट करते हैं। आईबीडी क्यों डेवलप होता है? पुअर स्लीप की वजह से, जो लोग प्रॉपर नींद नहीं करते उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स हो सकता है। अगर उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर वो ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं या शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा, मिर्च मसाला इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर्स अगर वो इस्तेमाल करते हैं, वेट रिड्यूसिंग मेडिसिन अगर वो यूज़ करते हैं, किसी का अगर वेट ज़्यादा है और वो मेडिसिन खा रहा है। मुझे कुछ पेशेंट ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने वेट रिड्यूसिंग मेडिसिन ली और उससे उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। कुछ पेशेंट्स ने मुझे रिपोर्ट किया कि उन्होंने जब एंटी कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन ली तो उससे उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। इस तरह ये एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि अगर फैमिली में अल्सरेटिव कोलाइटिस है या डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो अगर कज़न मैरिजेस हों तो आगे बच्चों में ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है। ये काफ़ी कॉमन चीज़ मैंने देखी है। फिर मैंने देखा है कि अगर मदर को है तो आगे जो बच्चा है उसको होने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात होते हैं। काफ़ी ऐसी मदर्स हैं जिनमें मदर्स को अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स था और वो आगे फिर उनके बच्चे को हो गया। और फिर उसके बाद स्मोकिंग जो है वो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि क्रॉन्स डिजीज़ के होने का चांस डबल हो जाता है अगर इंसान स्मोकिंग करे। दो बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि हम आईबीडी में या आईबीएस में सुनते हैं, पहले को हम कहते हैं फ्लेयर।
फ्लेयर का मतलब ये होता है कि जब एक इंसान को इनमें से कोई बैड सिम्टम्स आ रहे हों, यानी डायरिया हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, क्रैम्पिंग या ब्लोटिंग हो रही हो, पेन एब्डोमेन में या रेक्टम में हो रहा हो, तो ये हो सकता है कि सारे के सारे सिम्टम इकट्ठे आ रहे हों या कोई एक सिम्टम आ रहा हो। और लेकिन अगर वो सिम्टम बार बार है और वो परसिस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि इंसान को फ्लेयर हुआ है। रिमिशन का मतलब ये है कि जब ये सिम्टम्स सारे डिसअपीयर हो जाएं और ये इंसान का जो पेन है, एब्डोमिनल पेन और बाथरूम जाने का जो डायरिया की वजह से वो जा रहा है, वो अगर ख़त्म हो गया मसला, तो फिर वो रिमिशन में चला गया। अगर एक इंसान को बार बार फ्लेयर हो और वो उसको सही मैनेज ना करे, ऐसे तरीके ना इख्तियार करे जैसे इसको बार बार फ्लेयर जो होना ख़त्म ना हो, तो फिर उसके अंदर जो है वो बॉडी के ऊपर डिफरेंट नेगेटिव इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं जो बड़े ख़तरनाक होते हैं। जिसमें कि फ़ीवर हो सकता है, नाइट स्वेट्स आ सकते हैं, इस तरह वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है, किडनी में स्टोन्स बन सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, सीवियर फटीग हो सकती है, सख्त थकावट इंसान को महसूस हो सकती है, आंखें जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो सकती हैं, रेडनेस हो सकती है आंखों की, कैंकर सोर्स बन सकते हैं यानी मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं, जो लैक ऑफ एपेटाइट हो सकती है, भूख लगना ख़त्म हो सकता है, वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है, स्टमक में पेन हो सकता है, क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं, वेट लॉस बहुत कॉमन है। जो लोग इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं करते तो उनको वेट लॉस हो जाता है, ब्लड आता है स्टूल के अंदर, डायरिया बन सकता है, उनको डायरिया, बार बार बाथरूम जा सकते हैं, डिफ़िकल्ट बाउल मूवमेंट्स हो सकती हैं यानी स्टूल पास करते हुए दुश्वारी होगी, इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट होगी, जिस तरह मैंने बताया कि ऐसे फील होगा कि स्टूल जो है वो प्रॉपरली पास नहीं हुआ, पस या म्यूकस जो है वो बनेगा स्टूल में, और ख़वातीन के केस में उनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। तो ये वो तमाम रिस्क्स हैं या तमाम इंडिकेशंस हैं जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से एक इंसान के ऊपर ये सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, और ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मुझे पेशेंट्स ने रिपोर्ट की हैं। कुछ लोगों की जो आंत है वो उसमें रुकावट आ जाती है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है। तो जब अगर रुकावट आ जाए तो उसका सलूशन ये होता है कि सर्जरी की जाती है और सर्जरी करके उस रुकावट को दूर किया जाता है। और ऑब्वियसली सर्जरी एक पेनफुल प्रोसीजर है। फिर कॉलन कैंसर का चांस बन जाता है, अगर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल ना हो तो कॉम्प्लिकेशन बन जाती है और पॉलिप्स बनने शुरू हो जाते हैं, गिल्टियाँ बनने शुरू हो जाती हैं आँत में, जिनमें से अगर वो कैंसरस हो जाएँ तो फिर कॉलन कैंसर बन जाता है। फिस्टुलास बन जाते हैं विच आर एबनॉर्मल टनल्स इन द गट। ये मुझे कुछ पेशेंट ने रिपोर्ट किया है कि उनकी जो स्पेशली जो रेक्टम वाला पोर्शन है उसमें वहाँ पे अंदर वाली साइड पर सुराख हो गया है और वो एक टनल की फॉर्म में हिप के अंदर से निकला है जाके, और वो बहुत पेनफुल होता है क्योंकि उसमें पस और स्टूल जब जाता है तो काफ़ी तकलीफ बनती है। फिर उसमें एनस में टीयर्स बन जाते हैं जिसको हम एनल फिचर कहते हैं, ये भी बहुत पेनफुल होता है। माउथ में अल्सर्स बन जाते हैं, उस तरह इंटेस्टाइन में अल्सर्स बनते हैं, एनस में अल्सर बन जाते हैं, पेरिनियम में अल्सर बन जाते हैं जो कि ये एरिया है। फिर उसमें मेल न्यूट्रिशन होती है, इंसान जो है उसको प्रॉपरली जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी के लिए और ग्रोथ के लिए वो नहीं मिल रहे होते, और रेक्टल ब्लीडिंग होती है जिससे आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। फीमेल्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है कि जब अगर उनकी इन्फ्लेमेशन सही कंट्रोल ना करें वो अपनी, तो उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है उनको, डिहाइड्रेशन हो जाती है इंसान के अंदर। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से ऑस्ट्रोपेनिया या ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो शुरू हो जाता है जिसमें हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, पुरपुरापन आ जाते हैं हड्डियों के अंदर। तो ये वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि मुझे पेशेंट्स ने रिपोर्ट की हैं, डिफरेंट पेशेंट्स ने जो कि अपनी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं करते और फिर वो काफ़ी ज़्यादा इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ सफ़र करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस को या क्रॉन्स को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? इसमें जब एक इंसान को, हेल्दी इंसान को ये बीमारी अटैक करती है तो उसके स्टूल सैंपल्स लिए जाते हैं चेक करने के लिए क्या उसमें
कोई ऐसे पैरासाइट्स तो नहीं हैं जिसकी वजह से कि ये सिम्टम्स टेम्परेरी कॉज हो रही हूँ। फॉर एग्जांपल सी डिफ एक पैरासाइट है, इस तरह अमीबाज इन्फेक्शन जो है उससे भी ऐसे ही सिम्टम आ सकते हैं इंसान के ऊपर। तो जो स्टूल सैंपल्स हैं वो लिए जाते हैं ताकि सी डिफ को या अमीबाज इन्फेक्शन को रूल आउट किया जाए। और शुरू में जो डॉक्टर्स होते हैं वो एंटीबायोटिक का कोर्स प्रेस्क्राइब कर दें, ताकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं, ताकि अगर पैरासाइट्स की वजह से या किसी बैक्टीरिया की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो बैक्टीरियाज जो हैं वो किल किए जा सकें। लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स के कोर्स के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो फिर ये बीमारी इम्यून सिस्टम की वजह से हो रही होती है। इम्यून सिस्टम इस बीमारी को कॉज कर रहा होता है। तो स्टूल सैंपल्स लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं इन्फेक्शन देखने के लिए और एनीमिया देखने के लिए, ताकि ये देखने के लिए कि ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा। एक्सरेज किए जाते हैं ताकि ये देखने के लिए कि इंटेस्टाइन की कोई शेप तो चेंज नहीं हो रही है, कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो रही। कुछ लोगों को सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन भी किया जाता है ये देखने के लिए कि जो फिस्टूला है वो तो नहीं बन रहा स्मॉल इंटेस्टाइन में या एनल रीजन में। तो ये सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन से वो फिस्टूलास का पता लग जाता है। कोलोनोस्कोपी जो है वो एक टेस्ट है जिससे कि बड़ा क्लियरली पता लग सकता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि नहीं, या क्योंकि उसमें जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कैमरा लगा के देखा जाता है और उसकी जो सरफेस है अगर वो रेड है या उसमें अल्सर बने हुए हैं तो वो कोलोनोस्कोपी से नज़र आ जाता है। और कोलोनोस्कोपी के दौरान ही जो बायोप्सी होती है उसे फर्दर डिटेल में देखा जा सकता है कि जो बीमारी है उसकी वजह क्या है, क्या ये इम्यून सिस्टम की वजह से है कि नहीं। ज़्यादातर पेशेंट्स का तो क्लियरली पता लग जाता है कि इनको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी इम्यून सिस्टम की वजह से इन्फ्लेमेशन काज हो रही है। लेकिन कुछ पेशेंट्स का जो है फिर भी ज़्यादा क्लियरली पता नहीं लग सकता, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन होता है इंसान का वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, कभी वो ऊपर जा रहा होता है कभी नीचे जा रहा होता है। हो सकता है कि कॉलोनोस्कोपी के दौरान जो उनका इन्फ्लेमेशन लेवल है वो स्टेबल हुआ हो। तो उस केस में अक्सर डॉक्टर जो है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस जो है या फोकल एक्टिव कोलाइटिस या इस तरह के जो है इन्फेक्शियस कोलाइटिस, इस तरह की वो डायग्नोसिस जो है वो कर देते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स वही हैं जो कि एक प्रॉपरली डायग्नोज अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले हैं तो फिर वही तरीका इस्तेमाल होगा इलाज का जो कि प्रॉपरली डायग्नोज अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए किया जाता है। अब हम आ जाते हैं मेन हिस्से के ऊपर कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। और यही हमारा इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको ऐसे तरीके बताऊं जिससे कि आप अपनी अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीट कर लें और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए। और अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज करना सीख जाएं तो साइंटिफिकली ये प्रूव है कि एक अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट में और एक नॉन अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट में लाइफ स्पैन जो है यानी उनकी जो ज़िंदगी की ड्यूरेशन है कोई तब्दीली नहीं आती अगर हम इस बीमारी को प्रॉपरली ट्रीट करना सीख जाएं। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो तीन मेन आइटम्स हैं जिस पे हमने काम करना है। पहले मेडिसिन, फिर सप्लीमेंट्स और फिर डाइट कंट्रोल। तो हम बारी बारी तीनों चीज़ों को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम सीखते हैं कि ये ट्रीटमेंट हम कैसे अपनी कर सकते हैं। ये चीज़ जहन में रखनी ज़रूरी है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो एक लाइफ टाइम डिजीज़ है, कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं आपको मिलेगा जिससे कि ये 100% ख़त्म हो जाए और दोबारा ना आए। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स में जो रिमिशन है वो कई सालों में चला जाता है, कई सालों के लिए उन वो रिमिशन अचीव कर जाते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट्स को भी सुना है जिनको 30 ईयर्स तक रिमिशन रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी ख़त्म हो गई है, प्रोवाइडेड दैट कि वो प्रॉपरली डायग्नोज हुई भी है। बाकी उनको कॉलोनोस्कोपी से डिक्लेयर हो चुका था कि इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो इसलिए अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो हकीमी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर देते हैं और इस तरह डिफरेंट वो टोटके करते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़ करेंगे और जो साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं अगर हम वो यूज़ करेंगे तब ये बीमारी हम प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं और ये हमें तंग नहीं करेगी। सबसे पहले मेडिसिन की बात करते हैं। हमारे पास जो सबसे टॉप पे जो मेडिसिन हैं हमारे पास जो फर्स्ट लाइन पे आ जाती हैं वो 5 ASA मेडिसिन हैं जिसमें मेजलाजीन
या मेज़लामीन जिसको हम कहते हैं। और ये मेडिसिन यूज़ की जाती है ताकि हम जो रिमिशन है अपना उसको मेंटेन रख सकें। और इसमें हमारे पास जो 2 टाइप्स पाकिस्तान में यूज़ होती हैं वो पेंटासा और मेज़ाकोल है। मुझे बहुत सारे पेशेंट्स ने इन दोनों मेडिसिन्स के बारे में फ़ीडबैक दी है, और अभी तक जो फ़ीडबैक है उसके मुताबिक पेंटासा की रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर हैं कंपेयर टू मेज़ाकोल। क्योंकि मुझे कुछ पेशेंट ने रिपोर्ट किया है कि मेज़ाकोल उनको स्टूल में बाहर आ जाती है। तो इस लिहाज से जो स्पेशली फ्लेयर में, तो इस लिहाज से पेंटासा जो है उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो उनको फिर डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिकमेंड करते हैं, जो कि जिसमें कि डेल्ट्राकॉर्टिल, प्रेडनिसोन, रेप्रीकॉर्ट, इस तरह की मेडिसिन आ जाती हैं। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टीरॉयड्स होती हैं, और ये उसी वक्त दी जाती हैं जब ये ब्लीडिंग इंसान को हो रही हो, इंटेस्टाइन्स ब्लीड कर रही हो, तो तब ये मोस्टली दी जाती है। और लेकिन ये इनका जो यूज़ है ये शॉर्ट टर्म होता है, हम इनको ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फिर इस तरह इम्यूनोसप्रेसर्स होती हैं जो कि जो इम्यून सिस्टम है उसको वो रोकती हैं ताकि वो इंटेस्टाइन्स के सेल के ऊपर अटैक ना करे, और उससे जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होता आगे। तो अ, और इनका एक जो चीज़ है वो ये है कि तकरीबन 3 महीने बाद इनका जो असर होना है वो स्टार्ट होता है, और इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो इन्फेक्शन है वो भी इंसान को हो सकती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को अगर आप रोकेंगे तो फिर आपकी जो बॉडी है उसमें इन्फेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनमें फिर हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल है, पाकिस्तान की अगर मार्केट देखें तो एमुरान या एमोरिन जो है वो इसमें आ जाती है। इनफ्लिक्सीमैब जो है बेसिकली इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला जो कॉर्टिसोस्टेरॉइड है इसमें आ जाता है प्रेडनिसोलोन। और उसके बाद आगे हमारे पास जो बायोलॉजिक थेरापीज़ हैं जिसमें कि हुमीरा या रेमिकेड आ जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि सर्टन सब्सटेंसेस को टारगेट करती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में काज कर रही होती हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स और भी जाते हैं, जितना हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं इतना ही साइड इफ़ेक्ट बढ़ते जा रहे होते हैं। तो सबसे कम साइड इफ़ेक्ट पेंटासा मेज़ाकोल के हैं। फिर जब हम स्टीरॉयड्स एंड ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट ख़तरनाक होते जा रहे होते हैं। तो मेडिसिन्स जो हैं वो ज़रूरी हैं इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, लेकिन हाँ, ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस लेवल की मेडिसिन पे अपने आप को लेके जाते हैं, और कितनी क्वांटिटी पे लेके जाते हैं। जितना हम अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, जितना हम अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट करेंगे, तो हमारी मेडिसिन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। हम मिनिमम डोज यूज़ करते रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी जो डाइट है उसमें केयर नहीं करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा हैवी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी जिनकी प्राइस भी ज़्यादा है और जिनके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाती है, सप्लीमेंट्स आ जाते हैं। सप्लीमेंट्स का जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं वो विटामिन डी और विटामिन B12 हैं। फिर इसमें आयरन आ जाता है। आयरन की डेफिशिएंसी से लोगों को काफ़ी फटीग और इस तरह के जो है वो वीकनेस, और स्पेशली फ़ीमेल्स के अंदर जो आयरन है वो वैसे भी कम होता है। अक्सर फ़ीमेल्स को आयरन के इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। फिर कैल्शियम ज़रूरी है बोन्स के लिए, तो स्पेशली जो लोग स्टीरॉयड्स लेते हैं तो उनको अक्सर डॉक्टर साथ कैल्शियम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड्स लेने से बॉडी के अंदर जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो इसलिए फिर हमें कैल्शियम जो है वो लेनी पड़ती है साथ। तो इंटेस्टाइनल सेल्स को हील करने के लिए विटामिन डी और विटामिन B12 जो है वो ज़रूरी हैं। हमारी जो एसिडी डाइट की बुक है जिसका कि मैं आगे मेंशन करूँगा, अगर आप उसमें भी विटामिन्स को सर्च करें तो वहाँ पे इनकी डिफरेंट विटामिन्स की क्वांटिटी बताई गई है कि हमें रोज़ाना के हिसाब से कितनी कितनी विटामिन्स लेनी चाहिए। और जो ब्रांड है वो ऐसा ब्रांड इस्तेमाल करना चाहिए जो जिसमें कि जो कि एक तो हलाल हो, और दूसरा जिसमें वीट, कॉर्न या राइस और शुगर, ये चार चीज़ें जिसमें शामिल ना हो, क्योंकि ये चार चीज़ें जो है ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगी। फिर उसके बाद प्रोबायोटिक्स आ जाती हैं, और वो वाली प्रोबायोटिक्स जिनमें कि एसिडी लीगल स्ट्रेन्स हैं जो कि हम डाइट यूज़ करेंगे, उसका नाम है एसिडी डाइट, जिसका मैं भी आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। तो वो वाले स्ट्रेन सारे होने चाहिए जो कि एसिडी डाइट में अलाउड हैं। और दो जो प्रोबायोटिक्स हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, एक है एंटोजर्मिना
जिसका स्ट्रेन बेसिलस क्लॉसी है। ये बड़ी अच्छी एंटी डायरियल है, स्पेशली जिन लोगों को डायरिया अगर हो रहा है तो वो अगर एंट्रोजर्मिना यूज़ करें तो उनका डायरिया काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के केस में। और एसिडोफिलिस जो है ये दूसरी है, जो ये हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं रेमिशन मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डाइट की तरफ। और जो इसमें इस बीमारी में डाइट का रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, बहुत मेजर रोल है। मेडिसिन आपके ऊपर उस वक्त तक इफ़ेक्ट नहीं करेगी, चाहे आप जितनी मर्ज़ी हैवी डोज ले लें, जब तक कि आप साथ डाइट पे कंट्रोल नहीं करेंगे। और जो डाइट हम इस्तेमाल करते हैं इस बीमारी में उसका नाम है स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट, एसिडी डाइट। और ये जो डाइट है इसके ऊपर एक बुक है, ये एक बुक में प्रपोज की गई है जिसका नाम है ब्रेकिंग द विशियस साइकिल। तो ये जो बुक है ये अवेलेबल है अमेज़ॉन के ऊपर। आप जाके वहाँ पे इस बुक को सर्च करें और इस बुक के आप रिव्यूज़ स्टडी करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलेंगे। कि ये जो बुक है इसमें एक तो लॉजिक बयान की गई है कि डाइट का क्या रोल है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में। और उसके बाद इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और डाइट के बारे में मेंशन है कि क्या चीज़ें आपने खानी है और क्या चीज़ें नहीं खानी। वैसे तो बहुत सारी डाइट्स एग्जिस्ट करती हैं इंटरनेट पे, आपको काफ़ी सारी ऐसी डाइट्स मिल जाएंगी जो ये क्लेम करेंगी कि वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बेहतरीन डाइट्स हैं। लेकिन जो साइंटिफिकली अगर आप रिसर्च पेपर स्टडी करें तो रिसर्च पेपर्स में जो डाइट्स के ऊपर कंपैरिजन हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव डाइट है और जिस डाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई हुई है वो एसिडी डाइट है। तो वैसे भी अगर इंसान की तबीयत ठीक ना हो और बीमारी में हो इंसान, तो वो बहुत सारी डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर यह है कि इंसान सिर्फ एसिडी डाइट स्टार्ट करे और उसी के ऊपर ही चले 100%। अगर आप एसिडी डाइट को 99% आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं होगी, आपको 100% एसिडी डाइट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और जब हम बात करते हैं कि 100% एसिडी डाइट इस्तेमाल करना, तो बेसिकली एसिडी डाइट में जो फूड आइटम्स हैं, डिफरेंट जो खुराक है उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक हिस्से को लीगल फूड आइटम्स कहा गया है, यानी अलाउड फूड आइटम्स, वो वाले फूड आइटम जो कि हम खा सकते हैं। और दूसरे फूड आइटम्स को इलीगल कहा गया है, यानी वो वाले फूड आइटम जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने ये करना होता है कि हमने तमाम इलीगल फूड आइटम्स को हमने छोड़ देना होता है और हमने जो लीगल फूड आइटम्स हैं वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और उन चीज़ों से स्टार्ट लेते हैं जो कि हज़म होना आसान है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि तबीयत ख़राब है तो ऐसी चीज़ें हम पकड़ेंगे जो कि आंतों के ऊपर ज़्यादा भारी ना जाएं। और फिर जब हमारी तबीयत बेहतर होती जाएगी तो फिर हम बाकी चीज़ें एक चीज़ एक वन वन फूड आइटम एट अ टाइम हम ट्राई करते जाएंगे। एक चीज़ हम देखेंगे, उसको ट्राई करेंगे, अपने पास डायरी में नोट करेंगे ये टॉलरेट हुई है कि नहीं। अगर हुई है तो हम उसको अपने पास सेफ फूड आइटम्स में लिख देंगे और फिर अगली चीज़ देखेंगे। और सिर्फ लीगल आइटम्स हमने इस्तेमाल करने हैं। तो ये जो हमने बुक देखी इसमें ब्रेकिंग द विशियस साइकिल लिखा हुआ है। अब ये जो बुक है ये आपको ये सिखाती है कि हम एक विशियस साइकिल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये विशियस साइकिल जो है ये क्या चीज़ है। तो विशियस साइकिल का मतलब कि ये आपको एक साइकिल बना हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि इंसान को जब अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होने से क्या हुआ कि आंतों में जो बैड बैक्टीरिया है हमारे छोटी आंत में, बड़ी आंत में, जो बैड बैक्टीरिया उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। वो बैक्टीरिया जो कि वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। जब वो बैड बैक्टीरिया जो है उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा अपना ही जो दिफाई सिस्टम है या इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो जाके आंतों के ऊपर अटैक कर देता है और आंतों को नुकसान पहुँचाने शुरू कर देता है। जब इम्यून सिस्टम हमारी आंतों के ऊपर अटैक करता है, आंतों को नुकसान पहुँचाता है, तो उससे हमें इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। हमें डायरिया होता है, दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, आंतों में से अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होने की वजह से गैस बनती है आंतों में। तो ये डिफरेंट अलामात जो हैं जो कि फ्लेयर की निशानी है, इन सब को हम फ्लेयर कहते हैं, हमें फ्लेयर हो जाता है। जो कि बेसिकली क्या हो रहा है कि बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हुआ और इम्यून सिस्टम ने आंतों पे अटैक कर दिया, उसकी वजह से हमें फ्लेयर हो गया। और अगर हम इस फ्लेयर के दौरान अपनी डाइट में चेंज ना करें, हम एसिडी डाइट पे ना आए, हम इलीगल चीज़ें खाते रहें, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो बैड बैक्टीरिया आंतों का वो मज़ीद तादाद में ज़्यादा होता जाता है। जब हम
बैड बैक्टीरिया हमारी तादाद में जब ज़्यादा होता जाएगा तो फिर यही जो सिम्टम है ये और ज़्यादा हमें तंग करते रहते हैं, और ज़्यादा तंग करते रहते हैं सिम्टम ये फ्लेयर वाले। अगर कोई शुरू में 4 बार बाथरूम जा रहा था फिर उसको 10 बार जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको 15 बार जाना पड़ेगा। तो ये, या ब्लीडिंग जो उसकी पहले कम हो रही थी तो अब 3 टाइम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो बुरे अलामात हैं, ये ख़राब अलामात हमारे ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम खुराक में बेहतियाती करते रहें और हम एसिडी डाइट इस्तेमाल ना करें। तो ये जो है ये पूरा एक साइकिल जो बन जाता है इसको हम कहते हैं वीसीएस साइकिल। तो जो एसिडी डाइट है, एसिडी डाइट की जो बुक है वो हमें ये सिखाती है कि हम इस विशियस साइकिल को कैसे ब्रेक करें ताकि हमारी तबीयत बेहतर हो और हमारे सिम्टम इम्प्रूव हो जाएं। अब इस सिलसिले में जो है मैंने एक अपनी वेबसाइट पे तमाम इंफॉर्मेशन रखी हुई है अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, और कि हम एसिडी डाइट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी जो कंडीशन है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वेबसाइट है parkproject.com अल्सरेटिव कोलाइटिस। यहाँ पे आपको एसिडी डाइट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप इंटरनेट पे जाएं, यहाँ पे आप उस वेबसाइट को लिखें parkproject.com अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो यहाँ पे आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में उर्दू में मालूमात ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट जो आप गाइडलाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं जो ये आपने सारे पढ़ने। हमारे जो ग्रुप्स चल रहे हैं, सपोर्ट ग्रुप व्हाट्सएप का और फेसबुक पे, उस पे अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब यहाँ पे क्वेश्चंस और उनकी आंसर यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक सवालों के जवाब जो आपके जहन में आ रहे हैं वो आपको पता लग जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डाइट चार्ट पड़ा हुआ है कि जब आप एसिडी डाइट इस्तेमाल करने शुरू करेंगे तो आपने क्या चीज़ खानी है और किस मौके पे क्या चीज़ खानी है और किस तरह उसको बनाना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं तबीयती ख़राबी के लिहाज से, और उसमें क्या क्या चीज़ें हम खा सकते हैं, उनकी तस्वीरें क्या हैं। तो कि बनाना कैसे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेसिपीज़ भी आ जाएंगी जिसमें हर एक चीज़ के बनाने का तरीका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तरीके यहाँ पे लिखे हैं। इसी तरीके से आपने जो भी चीज़ बनानी है बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है। वही मिसालें लिखने, मिसाला जात लिखने यू इस्तेमाल करने जो आप जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो। तो ये डिफरेंट जो हमारे पास चीज़ें तैयार होंगी तो यहाँ पे आपको उनकी तस्वीर नज़र आ जाएंगी। फिर उसके बाद जो है जो एसिडी डाइट जो है उसके बारे में जो लोग इंग्लिश वाली बुक नहीं पढ़ सकते, ब्रेकिंग द विशियस साइकिल, तो यहाँ उर्दू में उसकी समरी एक तरह की मिल जाएगी आपको, यहाँ से आइडिया हो जाएगा। और वैसे तो ये कि बुक पढ़नी चाहिए, लाजमी, बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर किसी को तकलीफ़ है किसी का, यानी कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसको डॉक्टर एनेमा रिकमेंड करते हैं। अनेमा हम खुद कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल पता लग जाएगी कि हम खुद एनेमा कैसे बना सकते हैं और हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और उसके बाद एसिडी डाइट में हम कौन कौन से फूड आइटम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम एसिडी डाइट ये अलाउड फूड आइटम्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फ्रूट्स इनमें आ जाते हैं, फिर वेजिटेबल्स आ जाती हैं, मीट, बीन्स, और ये चीज़ें हमने एसिडी डाइट के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे जो है वो मिल जाएगी। उसके अलावा हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा। ये हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा ग्रुप है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स के पेशेंट्स को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। और इसमें जो है आपको एसिडी डाइट के ऊपर काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। और उसके अलावा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ये वाला फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका एड्रेस नज़र आ जाएगा। इसके अलावा एक वेबसाइट है peakenbread.com जहाँ पे कि आपको एसिडी डाइट के बारे में इंग्लिश में काफ़ी मालूमात मिल जाएंगी। जो लोग इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं एसिडी डाइट को, तो यहाँ पे उनको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं। एक तो ये कि जब किसी को ये बीमारी
डायग्नोज हो जाए, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जो फ्रेंड्स हैं वो उसको सपोर्ट करें। उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपोर्ट अगर मिले तो इस बीमारी को ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। और फैमिली मेम्बर्स की तरफ से सपोर्ट यही है कि वो उसकी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करें, यानी कि उसको ऐसी चीज़ें खाने के लिए ना दें जो कि ऐसी डाइट में अलाउड नहीं है। और इस तरह जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती है उनके लिए लाजमी है कि वो कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें या कोई एसटीडी डाइट के ऊपर काउंसलिंग सेशंस अटेंड करें, ताकि उनका नॉलेज इस बीमारी में ज़्यादा हो। आपने अपना नॉलेज इसमें इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि डाइट का इसमें कोई रोल नहीं है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इंटरनेशनली भी अगर आप जाके चेकअप करवाएंगे, तो ज़्यादातर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि डाइट का इस बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। जिससे कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं पेशेंट, क्योंकि वो डॉक्टर्स की दी हुई हैवी मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उनकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही होती है। तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें, साइंटिफिकली जाके आप सर्च करें, तो आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे जिसमें क्लियरली साइंटिफिकली प्रूवन है कि डाइट का इस बीमारी से बहुत गहरा ताल्लुक है, और स्पेशली एसिडी डाइट से बहुत ज़्यादा जो ये बीमारी है वो कंट्रोल होती है। अक्सर लोगों को स्ट्रेस की शिकायत रहती है। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए वो नमाज बाकायदगी से पढ़ें और कुरान की तिलावत करें और ज़िक्र करें। इससे जो है इस बीमारी की हीलिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़ायदा होता है। और जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनसे आपकी जान छूट जाती है। एंटी डिप्रेसेंट्स जो है आप उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो इस बीमारी को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। और 7 घंटे की नींद आप ज़रूर करें, ताकि आपकी जो आंतें हैं वो हील हों। ठीक है, तो अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ हैं, आपकी ये बीमारी डायग्नोज हो गई है, तो आप इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ से आप इसको स्टडी करना शुरू कर दें। और उसके बाद जब आप इसको स्टडी कर लेंगे तो अब आप अपनी बीमारी को खुद समझ चुके होंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि इसको फ्यूचर में कैसे कंट्रोल करना है। मज़ीद क्वेश्चन्स के लिए आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, और हमारा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके मज़ीद सवालात का आपको जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रखें और सेहत अता फ़रमाएँ।